बन गया, लगभग ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इन क्षेत्रों में कुछ कुछ हल्का, मैप लाए हो ना सभी लोग, मैप में देखोगे आप कुछ कुछ हल्की यहाँ पर डार्क कलर के ऐसे दिए हुए हैं, यानी कि ये हिम पट्टियाँ दी हुई हैं जी। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, आपस में डिस्कशन हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। हाँ, अंटार्कटिका मिला नहीं? अंटार्कटिका पीछे पीछे जाना, लास्ट में मिलेगा सबको। आपको महाद्वीपों के अलग अलग मैप दिए रहते हैं, उसमें अंटार्कटिका भी अलग से मैप आपको दिया होगा। चलिए, मिल गया सभी को? अंटार्कटिका बन गया? हाँ, इतना बना ले खाली खाली, फिर उसके बाद भर तो हम देंगे। चलिए जल्दी से बनाएं। बन गया? अरे यस नो तो बोलो। बन गया, अच्छी बात है। चलो अब देख लेते हैं अंटार्कटिका से संबंधित कुछ शब्दावलियों को हम लोग चर्चा कर लें। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, पहले इसकी खोज की बात करें। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? किसने खोजा था अंटार्कटिका को? नाम बताएं। वेलिंग, आगे पीछे सासे, ठीक है। एमंडसन, एमंडसन, एमंडसन नहीं है। इसकी खोज का श्रेय जाता है सबसे पहले जेम्स कुक को। जेम्स कुक ने खोज करी अंटार्कटिका की, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। यानी कि जेम्स कुक के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था अंटार्कटिका को खोजने का, लेकिन जेम्स कुक किसी न किसी कारण से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। मैनलैंड यानी कि इसके आसपास जैसे ये हिमपट्टियाँ वगैरह हैं, इन दूर वाले क्षेत्रों तक वो होकर रह गए। फिर बाद में एक व्यक्ति आते हैं बेलिंगशॉसन, ठीक है, बेलिंगशॉसन आते हैं और इसकी खोज करते हैं कब? 1820 में। तो 1820 में इसकी मुख्य भूमि को खोजा गया था बेलिंगशॉसन के द्वारा, और बेलिंगशॉसन आते हैं और इसकी खोज करते हैं, बेलिंगशॉसन। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस पेनिनसुला के नीचे की तरफ आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम मिलेगा बेलिंगशॉसन सागर। दिया हुआ है, हाँ, इन्हीं के नाम पर दिया हुआ है बेलिंगशॉसन सागर, लिख लीजिए वहाँ पर। हाँ, न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों पे भी पहुँचे थे जेम्स कुक, वहाँ पर कुक जल संधि है, बेलिंगशॉसन। तो बेलिंगशॉसन सागर यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा बेलिंगशॉसन सागर। उत्तर में आप देखिए यहाँ पर एक और सागर मिलेगा आपको, वेडल सागर मिला, वेडल सागर। फिर नीचे आपको दिखेगा बेलिंगशॉसन सागर, वेडल सागर है। फिर यहाँ पर आपको एक और सागर दिखेगा, यहाँ रॉस सागर। देखिए रोस हिमपट्टी के नीचे मिलेगा आपको रॉस सागर, मिल गया रॉस सागर। उसके बाद में आप देखेंगे कि रॉस सागर है, यहाँ रॉस हिमपट्टी है, इधर मिलेगा आपको एक डेविस सागर। देखिए डेविस सागर। अब आप जो बोल रहे थे एमंडसन के बारे में, तो एमंडसन क्या करते हैं, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी का क्या है दक्षिणी ध्रुव मौजूद है अंटार्कटिका के मध्य भाग में। अंटार्कटिका के मध्य वाले भाग में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है। संपूर्ण पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है अंटार्कटिका के मध्य वाले भाग में। तो इस मध्य वाले भाग की विशेषता क्या है कि एकदम सुदूर 90 डिग्री पर इसकी अवस्थिति। तो यहाँ पर पहुँचे थे पहली बार कौन, आप जो कह रहे हो एमंडसन। तो एमंडसन ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर जाकर अपना परचम लहराया। तो कहा गया कि एमंडसन कौन थे, तो एमंडसन जो थे उनके द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार विजय हासिल की गई, मतलब पहुँचे थे। जैसे हम लोग पहुँचते हैं ना पहली बार माउंट एवरेस्ट को कौन चढ़ाता, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव में एक देश है आप देखोगे नार्वे, नार्वे के थे एमंडसन। तो और नार्वे वाला व्यक्ति साउथ में पहुंच गया क्योंकि वो यहाँ के क्लाइमेट के लिए थोड़ा सा अनुकूल था। तो इसी के नाम पर यहाँ पर एक सागर आपको मिलेगा एमंडसन सागर। देखिए मिलेगा एमंडसन सागर, एमंडसन सागर मिल गया सभी को।
ओके, अब इस महाद्वीप की खोज वगैरह तो हो गई, अब इसकी विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रही है जी। एमंडसन गल्फ है, कब गए थे एमंडसन, कब गए थे? 1911 में गए थे भैया, है ना। एमंडसन 1911 में गए थे, लिख लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, एमंडसन की बात हो गई तो भारत की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि को खोजा था किसने? बेलिंगशॉसन ने, याद रहेगा। पहली बार एमंडसन पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पर। दो प्रश्न बनेंगे यहाँ से, दो प्रश्न भारतीयों के संदर्भ में बात कर लीजिए कि ऐसे कौन से भारतीय थे जो पहली बार अंटार्कटिका पर गए थे। तो उनका नाम याद रखिएगा, रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी लगाना चाहें तो जिद के साथ दे, बड़ी अच्छी बात है। रामचरण जी ये पहली बार अंटार्कटिका पर पहुंचे थे ये, ठीक है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रामचरण जी, और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति थे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। नाम याद है किसी को? गिरिराज सिरोही, बिल्कुल गिरिराज सिरोही थे, वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, और रामचरण जी पहले व्यक्ति थे जो कि यहाँ पर इस पर पहुंचे थे, ठीक है, याद रखिएगा, गिरिराज सिरोही। उसके बाद में निरंतर इसके बारे में खोज करने का श्रेय बार बार फिर भारत ने क्या किया, 1981 से यहाँ पर लगातार हर वर्ष खोजी दल भेजे। उसके बाद में 1983 में फिर भारत ने क्या किया, अपने यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित करना शुरू कर दिए, और आज देखोगे भारत के यहाँ पर कई सारे रिसर्च सेंटर हैं। मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में 3 रिसर्च सेंटर हैं, इसके अलावा और भी देशों के हैं यहाँ पर एक। अच्छा, ये बताओ अंटार्कटिका पर किस देश का कब्जा है? यूएसए का, पक्का? दिस इज नॉट पक्का, दिस इज ए तुक्का, ठीक है। ये क्या है, इस पर किसी का कब्जा नहीं है। इस पे एक संधि हुई थी 1959 में, 1 दिसंबर 1959 में एक संधि हुई थी, 1 दिसंबर 1959 में। इसको बोला गया अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी के अनुसार क्या किया जाता है, अंटार्कटिका को किसी भी देश के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। अंटार्कटिका पर वर्तमान में किसी देश का, कितने भी सुपर पावर हो, कोई भी सामान्य देश हो, किसी का भी कोई कब्जा नहीं है। अंटार्कटिका का संचालन होता है इस ट्रीटी के तहत। इस ट्रीटी के तहत मतलब उस समय पे जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, उस समय पे 12 देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। वर्तमान में लगभग इसमें बहुत सारे देश हो चुके हैं, 64 से लेकर 68 तक। तो इतने सारे देशों ने इस ट्रीटी को माना है। भारत भी बाद में शामिल हो गया 1985 के आसपास। तो इस ट्रीटी के तहत बात क्या की गई है कि ये जो महाद्वीप है, इस पर जीवन जीना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर कोई देश अपना कब्जा नहीं करेगा। इस पर रिसर्च की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण उस समय से हुआ है, इस पर जमी हुई बर्फ़ उस समय की है जब से पृथ्वी का निर्माण होकर वर्तमान अवस्था में जब पृथ्वी पहुँची है। इसीलिए आप देखोगे कि अंटार्कटिका पर करोड़ों साल पहले की बर्फ़ मौजूद है। ऐसा नहीं कि वर्तमान कुछ समय की बर्फ़ हो, करोड़ों साल पहले की अगर हिमयुग आए होंगे तो वो भी, उस हिमयुग की बर्फ़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इस पर, लगभग 90% एरिया इसका बर्फ़ से कवर मतलब एकदम पूरी तरीके से बर्फीला है। 2% ही ऐसा एरिया है जहाँ पर गर्मियों में, गर्मी कब रहेंगी यहाँ पर, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, तो उस समय पे यहाँ पर कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर सर्दी नहीं मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती। इस वाले पार्ट में यहाँ पर हम एक जगह पढ़ेंगे। देखिए एक जगह मिलेगा आपको, पाल्मर लैंड। देखिए सभी लोग, पाल्मर लैंड मिल गया, पाल्मर लैंड। ये पाल्मर लैंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती। ये भाग ऐसा है जिस पर बर्फ़ नहीं मिलती। केवल 2% अंटार्कटिका का भाग है जहाँ पर बर्फ़ नहीं पाई जाती। अधिकतर भाग पर इस पर 98%, 97% पार्ट पर इस पर क्या है, बर्फ़ मिलती है। इसी कारण बर्फ़ सफ़ेद रंग की होती है। इसी कारण इसको वाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। याद रखेंगे सभी लोग, इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और भी कई सारे उपनाम हैं, जैसे मैं अभी आपको अंटार्कटिका संधि बता रहा था। तो अंटार्कटिका संधि क्या कहती है कि इसका संचालन केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रहेगा,
इसका कार्य, इसमें हम लोग केवल क्या करेंगे, कोई स्थायी रूप से निवास नहीं करेगा, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाएंगे और यहाँ पर रहकर लोग खोज करेंगे कि जीवन किस प्रकार से पनपा, पृथ्वी जो आज अवस्था में है, हमारे महाद्वीप आज इस अवस्था में है, तो ये कैसे टूटकर अलग हुआ। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे खनिजों के भंडार भी देखे गए हैं, तो उन खनिजों के भंडार की रिसर्च भी यहाँ पर की गई है। मतलब कि बहुत सारे, यानी कि जब से पृथ्वी बनी उसके बाद में जो परिवर्तन के फलस्वरूप ताप और दाब के प्रभाव से जो खनिज पाए गए उनकी खोज भी यहाँ पर जारी है। इस कारण इसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ पर वैज्ञानिक जा सकते हैं, अनुसंधान करते हैं, रहते भी हैं और अनुसंधान करने के बाद में वापस लौट आते हैं। इसी कारण इसका नाम है वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसको कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है, चलिए अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली इसके संदर्भ में। तो इसी वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत दुनिया के कई सारे देशों ने यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। आप देखोगे यहाँ पर, जहाँ पर दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा आपको, इस दक्षिणी ध्रुव के पास में यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगी वोस्टॉक, ऐसा झंडा लगा होगा रूस का। देखो देखो ध्यान से सभी लोग, मैप निकालो, मैप में देखो वोस्टॉक लिखा है, वोस्टॉक ये रूस का क्या है, एकदम दक्षिणी ध्रुव के निकटता में एक क्षेत्र है जहाँ पर रूस क्या करता है, रिसर्च करता है, अपने साइंटिस्ट रखता है, रिसर्च करता है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पट्टी है, मतलब बड़ी बर्फीली पट्टी जिसको हम बोलते हैं रोस हिम पट्टी, रोस हिम पट्टी मिली। तो रोस हिम पट्टी में यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2 लिखा हुआ है। देखो पूरे लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि लिटिल अमेरिका क्या है, तो ये क्या है, इस क्षेत्र के रिसर्च सेंटर है अमेरिका के, मतलब अंटार्कटिका पे अमेरिका ने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। तो ये लिटिल अमेरिका 1, 2, 3, 4 ये इसके रिसर्च सेंटर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो रूस और अमेरिका के, भारत की बात कर लेते हैं। भारत के कहाँ हैं, तो सबसे पहले हम उत्तर में देखेंगे, जो साउथ पोल है इसके उत्तर में चले जाएं। भारत ने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोलना शुरू किया था और सबसे पहले खोला गया पहला रिसर्च सेंटर 1983 में, मतलब कार्य करना 1984 में उसने स्टार्ट किया, 1983 में वो स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो भारत ने सबसे पहले खोला था दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, लिखा हुआ है, मिल गया सभी को। उसके बाद में पास में देखोगे आप, अगला मिलेगा आपको मैत्री, मैत्री ये उन्होंने खोजा, मतलब खोला था 1984 में। उसके बाद में मैत्री की स्थापना की गई थी उसके 3 साल बाद 1987 में। कई जगह आपको मिलेगा 1989, तो याद रखिएगा, मतलब 87 में उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा टाइम लगा। 1989 में उन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि लास्ट वाला रिसर्च सेंटर यहाँ मिलेगा आपको, देखना इधर लार्मसन हिल्स मिलेगी आपको, यहाँ पर कुछ चोटियाँ मिलेगी यहाँ पर, लार्मसन हिल्स, देखना यहाँ लार्मसन हिल्स लिखा हुआ है। इसी में लार्मसन हिल्स में मिलेगा आपको भारत का रिसर्च सेंटर मिल गया। हाँ, लार्मसन हिल्स नहीं दिया होगा, वहाँ दिया होगा एमरी हिम पट्टी, ठीक है ना, वहाँ पे मिलेगा भारती। ये भारती की स्थापना बाद में की गई थी, अभी हाल ही में सबसे नया जो खोला गया वह है भारती। 2006 में इसकी स्थापना की गई, 2012 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसने भारती ने। तो पूछा जा सकता है भारती कहाँ नवीन शोध संस्थान भारत ने लगा रखा है, वो कहाँ है, भारती। और लार्मसन हिल्स और दूसरा जो आप पट्टी बता रहे हो ना, एमरी हिम पट्टी, लिख लीजिएगा ना, एमरी हिम पट्टी, एमरी हिम पट्टी, हिम पट्टी जी। जोर से बोले थोड़ा। लार्मसन हिल्स, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, लार्मसन की पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर भारत ने अपना रिसर्च सेंटर खोल रखा हुआ है। हाँ, नहीं मिला क्या, यहाँ पर देखो एमरी हिम आई सेल्फ, एमरी आई सेल्फ दिखा होगा, एमरी आई सेल्फ में वहीं पे लिखा होगा भारती। कोष्टक में नहीं दिया, नहीं है तो वहीं पे लिख ले, साइड में टिक करके लिख ले, नहीं दिया होगा तो लिख लें। ठीक है, एमरी आई सेल्फ में देख लें, आप लोगों को मिल जाएगा भारती।
तो भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा ऐसा है जिसने कार्य करना बंद कर दिया है। तो ये दक्षिण गंगोत्री है जो वर्तमान में पूरी तरीके से काम करना इसने बंद कर दिया है, मतलब कि ये नष्ट हो चुका है, जो पानी वाला क्षेत्र था उसमें डूब चुका है। ठीक है, तो वर्तमान में इसने काम करना बंद कर दिया है। चलिए अगली बात करें हम लोग तो और इसके संदर्भ में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। अब इसकी कुछ भौगोलिक संरचनाओं को देख लेते हैं। चलिए मिटा देता हूं मैं। याद रखिएगा यहाँ वेडल सागर है, इधर नीचे रोज सागर है, इधर डेविस सागर है और एमंडसन सागर है, वेलिंगशोसन सागर है। इस वाले भाग को देखिए, ये कौन सा भाग है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो ये कौन सा पेनिनसुला है? अंटार्कटिका पेनिनसुला है। अंटार्कटिका पेनिनसुला जो है ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको एक जगह है अंटार्कटिका पेनिनसुला। यहाँ पर आप देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का एक भाग है, एक द्वीप है यहाँ पर। कौन सा? मैंने आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक मैगेलन जल संधि पढ़ाई थी, याद आ रहा है? तो मैगेलन जल संधि जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो उस दौरान ये बताया था कि एक द्वीप है दक्षिणी वाला पार्ट जो कि अलग होता है दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि से। वो कौन सा है? कौन सा द्वीप अलग होता है? गलत। बताएं कौन सा आइलैंड था जो मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है? भूल गए? नहीं पता? टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो इसका क्षेत्र था ना, हमने पढ़ा था। टेरा डेल फ्यूगो से मैगेलन जल संधि है। फिर इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक पैसेज पढ़ा था हमने, ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज क्या करता है? ड्रैक पैसेज अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। यहीं पर आपने एक चैनल भी देखा होगा जो हमने पढ़ा था, बीगल चैनल। वही बीगल चैनल, बीगल जहाज था ना, किसका था बीगल जहाज? डार्विन का। पढ़ा था ना हमने, बीगल जहाज लेकर डार्विन निकला गैलापागोस के लिए। वहाँ पर उन्होंने डार्विन फिंचेस की खोज करी, रिसर्च करी और सिद्धांत दिए। तो यहाँ पर बीगल चैनल भी मिलेगा आपको, यहाँ पर ड्रैक पैसेज भी मिलेगा। ड्रैक पैसेज क्या करता है? दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। इसके अलावा किनको जोड़ेगा? यहाँ पर कौन सा महासागर है? इधर देखो, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन यहाँ पर आपको मिलेगा, प्रशांत महासागर। इधर कौन सा महासागर मिलेगा आपको? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है सागर। चलिए अब यहाँ पर भी आपको एक महासागर मिलेगा, इधर कौन सा है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बताएं अंटार्कटिका महाद्वीप को कौन से 3 महासागर घेरे हुए हैं? तो ये तीनों महासागर घेरे हुए हैं, अटलांटिक, प्रशांत और इंडियन ओशियन। अटलांटिक, प्रशांत और इंडियन ओशियन इसको घेरे हुए हैं। इन्हीं महासागरों का जो दक्षिणी भाग है या इन्हीं महासागरों का जो दक्षिणी पानी वाला क्षेत्र है उसी को हम काटकर एक नया महासागर घोषित कर देते हैं, मतलब साइंटिस्ट कर देते हैं। उसका नाम क्या है? दक्षिणी महासागर। अब पढ़ते हैं ना महासागरों को, 5 महासागर है। कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा है? प्रशांत है, पैसिफिक है सेकंड पे, अटलांटिक है थर्ड पे, कौन सा है? हिंद महासागर है चौथा, यही है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर जिसको कहा जाता है या फिर जिसको दक्षिण महासागर या सदर्न ओशियन कहा जाता है। और 5वां कौन सा है? आर्कटिक। ठीक है, तो ये हमने देखे कि ये सारे प्रमुख महासागर थे इसके चारों तरफ। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, थोड़ा थोड़ा पानी जो चारों तरफ इसके घेरे हुए हैं, वही दक्षिणी महासागर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये गलती ना करिएगा आप। कई लोग गलती कर देते हैं कि दक्षिण महासागर को नहीं दर्शाते हैं। चलिए अब हम अगली बात करते हैं इसके क्षेत्र में। तो अभी हमने यहाँ पर रूस का एक क्षेत्र देखा था, रूस का एक रिसर्च सेंटर वोस्टॉक देखा था ना, वोस्टॉक। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे निम्नतम तापमान, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर डिनोट किया गया था? यहीं पर कितना था?
पंचानवे कब खोजा? अच्छा चलिए, पहली बार की हम बात करें ना, बाद में अब कितना भी, क्योंकि अब तो निरंतर क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है। सबसे पहले सबसे निम्नतम तापमान कब खोजा गया था और कितना खोजा गया था? वो 1983 में खोजा गया था। ठीक है, 1983 में वोस्टॉक में, और कितना देखा गया था? 89 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, इतना यहाँ पर डिनोट। अब वर्तमान में तो घटता बढ़ता रहता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कहीं पे आपको हीट डोम दिखाई देगा तो कहीं पे आपको एकदम ठंडा मौसम दिखाई देगा। तो सबसे कम तापमान पृथ्वी का अंटार्कटिका पर देखा गया था, और वो भी वोस्टॉक पे। आज भी ये पृथ्वी का सबसे निम्नतम तापमान वाला स्थल है। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन का सबसे कम निम्नतम तापमान यहीं पर वोस्टॉक में देखा गया था। वहीं वोस्टॉक के पास में आप एक जगह और लिख लें जिसका नाम है पॉल ऑफ कोल्ड। लिख लें, पॉल ऑफ कोल्ड, दिया नहीं होगा, लिख लेना, पॉल ऑफ कोल्ड। पॉल ऑफ कोल्ड क्या है? एनुअली टेम्परेचर की बात करें कि एनुअली टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पर होता है, तो वह भी पॉल ऑफ कोल्ड पे ही होता है। यानी कि वार्षिक तापमान सबसे कम कहाँ पर देखा गया था, वह भी पॉल ऑफ कोल्ड पर देखा गया था। एक दिन का भी सबसे कम तापमान यही था, एक साल का भी सबसे कम तापमान यहीं पर देखा गया था। ठीक है, पॉल ऑफ कोल्ड में आसपास इसका क्षेत्र है, वहाँ पर दिया गया है पॉल ऑफ कोल्ड का नाम। ठीक है, तो ये सदर्न ओशियन के थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में, ये याद रखिएगा, सदर्न जो ध्रुव है पोलर के इस आसपास में। चलिए, अब हम थोड़ी सी और संरचनाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रॉस हिमपट्टी, दिया हुआ है सभी के मैप में। यहाँ के किनारे आपको मिलेगी इस क्षेत्र में एक नदी, यहाँ पर दो पर्वत चोटियाँ होगी, उनके बीच में किनारे किनारे, जहाँ से रॉस हिमपट्टी के ये वाला भाग है ना, काला वाला भाग है, ड्राई वाला भाग है, इससे अलग हो रहा है वाइट से, उसी के किनारे पे ऐसे नदी निकाल दें, दिया नहीं होगा लेकिन निकाल दें आप लोग, और वहाँ पर लिख दें ओनेक्स रिवर, ओनेक्स नदी, ओनेक्स रिवर। ओनेक्स रिवर की लंबाई कितनी है? यह है 32 किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनेक्स नदी। ठीक है, 32 किलोमीटर लंबी है, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स नदी, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। ये यहीं पर है रॉस हिमपट्टी के इस पर्वत वाले क्षेत्र में। नहीं मिला क्या? मिलेगा नहीं, केवल कोने में जो रॉस हिमपट्टी जहाँ पर ख़त्म हो रही है ड्राई से वाले भाग में, देखो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई देगा, ये विल्किंस लैंड है, इसके पूर्व में आप देखोगे विक्टोरिया के पूर्व में रॉस हिमपट्टी में ये मार्कहेम और कर्क पैट्रिक लिखा हुआ है, उसी के तट के किनारे के लिख दें। हाँ, 32 किलोमीटर है ओनेक्स रिवर की लंबाई, जो अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। अब इसके उत्तर में आप देखोगे कि एक पर्वत श्रेणी है, लंबाई में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर देखिए, इसी रॉस हिमपट्टी से निकाल दें, यहाँ से ट्रांस अटलांटिक माउंटेन दिया हुआ है, लिख लेना जिनको नहीं दिया हुआ, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, अटलांटिक माउंटेन, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन। या दूसरा भाग लिख लें आप इसी पे, क्वीन ऑफ मॉड पर्वत, ट्रांस अटलांटिक माउंटेन या क्वीन ऑफ मॉड पर्वत, क्वीन ऑफ मॉड पर्वत। अरे सॉरी, मैंने अंटार्कटिका अटलांटिक लिख दिया, सॉरी, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, अटलांटिक याद आ जाता पर्वत। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ज़्यादा पड़ा रहा था ना, तो उससे थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा हो गया अटलांटिक से, फ्लो में है ना। तो इस ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन या दूसरा नाम जिसका है क्वीन ऑफ मॉड माउंटेन, इसके ईस्टर्न पार्ट में देखें आप, यानी कि इसके ईस्टर्न पार्ट में जो अंटार्कटिका है उसका नाम है पूर्वी अंटार्कटिका या ग्रेटर अंटार्कटिका, लिखा होगा महान अंटार्कटिका या फिर ग्रेटर अंटार्कटिका दिया हुआ है ना। इसी के पश्चिम भाग में आप देखें तो यहाँ पर दिया होगा लेजर अंटार्कटिका या पर लघु अंटार्कटिका, ठीक है, या फिर वेस्टर्न अंटार्कटिका। तो पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करने वाले पर्वत का नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन या फिर क्वीन ऑफ मॉड माउंटेन। क्वीन ऑफ मॉड का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
क्वीन मोड माउंटेन या क्वीन ऑफ मोड माउंटेन इसको अलग करता है निम्न लघु अंटार्कटिका को वृहद अंटार्कटिका से। ठीक है, अब इसके आगे बढ़कर आप यहाँ पर देखें, एक चोटी देखें, माउंट विल्सन मैसिव मिली, माउंट विल्सन मैसिव कितनी है? 5140 मीटर या किलोमीटर? सत्यम मीटर में पक्का? चलिए आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ मैं। माउंट विल्सन मैसिव क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट विल्सन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्चतम शिखर है। ठीक है, सर्वोच्चतम शिखर है माउंट विल्सन मैसिव। ओके, अब आप देखोगे इस रॉस जी 5140 मीटर, 5140 में 5140 मीटर। क्वीन ऑफ मोड माउंटेन के पूर्व में देखिए यहाँ पर दिया होगा माउंट विल्सन मैसिव जी। ये दोबारा बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रॉस हिमपट्टी से पूर्व की तरफ आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, और इसी का दूसरा नाम है, इसी का मतलब आगे निकला हुआ भाग है जिसका नाम है क्वीन मोड माउंटेन। तो ये क्वीन मोड माउंटेन क्या करता है? इस अंटार्कटिका को दो भागों में तोड़ देता है। छोटा वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं लेजर अंटार्कटिका या फिर लघु अंटार्कटिका, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर अंटार्कटिका या वृहद या महान अंटार्कटिका। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पाल्मर जो आइलैंड है, पाल्मर जो प्रायद्वीप है, उस पाल्मर प्रायद्वीप की क्या विशेषता है कि यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर पाल्मर प्रायद्वीप जहाँ पर क्या है कि बर्फ़ नहीं जमती, वो भी गर्मियों में। सर्दियों में तो ये भी बर्फीला हो जाता है, तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती और यहीं पर थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर कम रहता है, बाकी सभी जगह पर बर्फ़ जमी रहती है 98% भाग पर। तो माउंट विल्सन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है, इसके आगे बढ़कर ये याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जहाँ पर हमने रॉस हिमपट्टी पड़ी थी उसके दक्षिण में चले जाएं, रॉस सागर के किनारे, और यहाँ पर आप लिख दें एक ज्वालामुखी दिया होगा, यहाँ पर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो देखो एयरबूस दिया हुआ है, एयरबूस पर्वत या एयरबूस ज्वालामुखी। इसके बारे में पूछा जाता है कि अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो वो है एयरबूस माउंटेन। एयरबूस भी मिलेगा आपको, ये ना मिले तो आप इरेबस भी याद रखिएगा, कई जगह इरेबस भी मिलेगा आपको, इरेबस या एयरबूस। ठीक है, दो नाम आते हैं, इरेबस भी आपको कई किताबों में मिल जाएगा। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एयरबस, या यहाँ पर है रॉस हिमपट्टी के नीचे वाले भाग में, तो याद रखिएगा रॉस सागर के उत्तरी वाले भाग में यहाँ पर ये मौजूद है। चलिए अब अंटार्कटिका के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। ये अंटार्कटिका पेनिनसुला है जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, ड्रैक पैसेज से दक्षिण अमेरिका से अलग होता है, ये इसकी विशेषता है। चलिए अब आप देखेंगे कि इस अंटार्कटिका पर जीवन की संभावना है, नहीं है? इस पे कौन सी वनस्पति या कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में कौन कौन सी है? एक तो है लाइकेन, लाइकेन जानते हो, मैम ने पढ़ाया होगा आपको। लाइकेन सिम्बायोसिस का सबसे शानदार एग्जाम्पल। ठीक है, लाइकेन पाया जाता है, इसके अलावा मॉस पाया जाता है, ये इसके प्रमुख, यानी कि यहाँ पर यही सर्वाइव कर पाते हैं वनस्पति में, लाइकेन और मॉस। जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं में यहाँ पर क्या मिलेगी? पेंगुइन, सबसे शानदार पेंगुइन। इसके अलावा आप देखिए सील, ये एक प्रकार से चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहते हैं, मतलब जैसे पेंगुइन सील की दुश्मन है, सील पेंगुइन को खा जाती है, तो ये लड़ाई वड़ाई इनकी चलती रहती है, मूवियाँ भी बनी इसके ऊपर कई सारी। पेंगुइन और सील ये इस क्षेत्र के प्रमुख प्राणी हैं। उसके बाद आप देखोगे मछलियों में, मत्स्य वर्ग में यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि मछलियों में एक मछली यहाँ पर क्रिल मछली यहाँ पर पाई जाती है, वो भी झुंडों में। इस क्रिल मछली को आदमी शिकार करके यानी कि पकड़ के खा सकता है, यहाँ पर जिंदा रहने का एकमात्र साधन है। ठीक है, क्रिल मछली। इसके अलावा इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं क्रिल मछली के, तो ये यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। एक प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है
जिस पर कोई भी रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते, तो यही है, ठीक है, कोई भी रेप्टाइल्स इसमें नहीं पाए जाते। ऐसा कौन सा क्षेत्र है धरती का जहाँ पर सांप नहीं पाए जाते हैं? तो दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सांप नहीं पाए जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप, दूसरा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कोई सांप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इस पर भी आपको कोई सांप नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलते तो सांप क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है अंटार्कटिका की। और बताएं, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, अब ये लगभग अंटार्कटिका के बारे में हमारी जानकारी हो गई है, ठीक है। हाँ, एक फैक्ट इसके बारे में याद रखिए, इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अब गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सर्दियाँ पड़ती है, सर्दियाँ कब पड़ेगी? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उल्टा हो गया, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो गर्मियाँ पड़ेगी, तो वहाँ पर क्या होगी, इसके आसपास जो हिम पट्टियाँ हैं, आसपास जो बड़े बर्फीले टुकड़े हैं पिघल जाएंगे, तो पिघल जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो गर्मियों में इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो छोटा होने के कारण आकार, इसकी संरचना थोड़ी छोटी हो जाती है। जब सूर्य उत्तरी ध्रुव में रहता है तो सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आसपास वाले भाग में क्या होते हैं, यहाँ पर भी बर्फ़ जमा हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो इसके कारण कभी स्ट्रक्चर इतना कम हो जाएगा, कभी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण इसको कहा जाता है मूवेबल कॉन्टिनेंट, यानी कि गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार निरंतर बढ़ता घटता रहता है। लगभग अगर हम एग्जैक्ट आकार निकालें तो कितना है, 140 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब कि लगभग इतना है 1,41,00,000 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा इसका, ठीक है। और ये सारी विशेषताएं इसकी, श्वेत महाद्वीप इसको कहा जाता है। बेलिंगशॉसन खोजकर्ता नॉर्वे के निवासी एमंडसन पहुंचे थे यहाँ पर। चलिए अब, हाँ जी, कौन सी झील? वेदा झील, एक झील भी है यहाँ पर, वेदा झील, याद रखिएगा, वेदा झील। वेदा झील की क्या विशेषता है कि इस क्षेत्र में खोजी गई खारे पानी की झील थी, वेदा झील, याद रखिएगा भैया, वेदा झील है इस क्षेत्र में खारे पानी की। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर आपको मीठे पानी की ठीक ठाक झीलें मिलेंगी, और झीलें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाती है, क्योंकि बर्फ़ में दब जाती है तो वो एकदम बर्फ़ ही बन जाती है। लेकिन नासा जो है, इसका साइंटिस्ट वहाँ के हैं कि उन्होंने बड़े बड़े झीलों को ढूंढ लिया है यहाँ पर इतनी गहराई में कि वो कुछ मिनटों में गायब हुई झील कुछ मिनटों में गायब कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस महाद्वीप के बारे में कहा जाता है कि इस पर बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती है। सर्दियों के दिनों में बहुत तेज़ गति से यहाँ पर तूफान, मान लो बर्फीले तूफान चलते हैं, ठीक है। इस औसत है ये, है ना, कम ज़्यादा इसमें होता रहता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये मूवेबल कॉन्टिनेंट यानी गतिशील है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, क्योंकि इसकी बर्फ़ पिघलती रहती है। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों से, पृथ्वी पे वो खोजा गया था ओजोन परत में छिद्र, ओजोन होल, कहाँ खोजा था? अंटार्कटिका में ही है। कब खोजा गया था? 1985 और 87 के बीच में इसको खोजना स्टार्ट किया गया था, अंटार्कटिका को, ठीक है। चलिए याद रखिए यहाँ पर इस पर क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है कि किस गैस के कारण ओजोन छिद्र का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, इस ओजोन परत के छिद्र को बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब क्या है, जहाँ पर ओजोन की डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये CFC की क्या विशेषता है, ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आइस क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब वहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसी प्रकार से ये वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। अब आइस क्रिस्टल में जाकर यहाँ पर जब जमा हो जाएगा, जब यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी तो वो पिघलना शुरू होगा, और पिघलना शुरू होगा तो जहाँ पर ओजोन रहेगी उसकी संख्या को कम कर देगा, वहाँ पर डेंसिटी को कम कर देगा। तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे उस घटना को कि वहाँ पर ओजोन में छिद्र देखा गया। छिद्र का मतलब वहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई छत है उसमें छेद हो गया हो, ऐसा है यहाँ पर ओजोन की डेंसिटी वहाँ पर वो कम कर देता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो ओजोन छिद्र की जो निम्नीकरण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखी गई थी
5 से 87, बाद में तो देखी गई 87 के बाद में। तो ओजोन क्षेत्र भी हमने अंटार्कटिका पर देखा था। इसी के कारण क्या हो रहा है, इसकी बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने के कारण बहुत सारे देशों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। तो 1 मिनट आप रेस्ट ले लें, उसके बाद टाइम भी हो गया है, तेरे का टाइम हो गया है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या क्या। इसमें आदमी सामान्य रूप से नहीं रह सकता। आप जा सकते हो घूमने, लेकिन गर्मियों में जाना पड़ेगा आपको।